तो स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए आज की इस वीडियो में जिस तरह की हम लोग ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज देख रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग होमवर्क सीरीज का 31 देखेंगे। 30 आपका छुट्टी से पहले हो गया था, अभी जो है आपका 33वां नंबर तक चल रहा है। तो हम जो 31, 32, 33 आपको एक से आज से लेके कल तक में करवा देंगे। और कल से सुबह जो है आपको 8 AM में क्या बोलेंगे, कल से सुबह जो है 8 AM में जिस तरह आपको हमने बोला था कि अभी जो है बिहार पुलिस का आपका एग्जाम डेट दे दिया है, अभी फॉर्म फिल हो रहा है, जो नहीं किए हैं वो जरूर कर लीजिए। और जो है बिहार पुलिस का जो एग्जाम डेट हुआ है, इसका जितना भी एग्जाम शिफ्ट हुआ है क्वेश्चन आंसर, 7 तारीख का एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर, 11 तारीख है, 18 तारीख है, जो भी हुआ है सभी का कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले हम आपको करवा देंगे। 8 AM में इसका वीडियो पूर्णतः 100 क्वेश्चन का आएगा, तो उसको आप लोग बहुत अच्छा से देखिएगा, वहां से कवर होगा। उसके बाद फिर हम आपको हिस्ट्री का करवा देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी करवा देंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी एकदम जोरदार तरीके से हो जाए। और ये वीडियो डेली जो है अब आपको 8 PM रात में आएगा, ठीक है, ये होमवर्क सीरीज वाला। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस का, सभी में जो है आप ग्रेजुएशन लेवल का जो है हम आपको पढ़ा देते हैं जीके, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितना भी बिहार पुलिस करने वाले तैयारी है, ये भी वीडियो आपके लिए कामगार साबित होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाता है, तो वहां से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 47वें राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आपको याद होगा किसको चुना गया, डोनाल्ड ट्रंप को। क्या बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से चुनाव जीते हैं? तो याद रखनी है रिपब्लिकन पार्टी से। क्या बोलेंगे, रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव जीता है। अच्छा, इसने जो पार्टी को हराया वो कौन सा पार्टी था, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, बोल सकते हैं इसका नाम हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन सा नेता था, तो याद रखनी है कमला हैरिस था। क्या बोलेंगे, कमला हैरिस था। सबसे उम्रदराज अगर राष्ट्रपति की बात करेगा, सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति यानी सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी अमेरिका का, तो वो हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो है अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कितनी बार बने हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अब यहाँ पर बात आता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति की पद का चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में है। 53 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। 54 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। 55 में क्या है, निर्वाचन पद्धति यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा, एकल संक्रमण या मत प्रणाली द्वारा होता है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। 57 में राष्ट्रपति क्या होते हैं, पुनः निर्वाचित होते हैं। यानी भारत में राष्ट्रपति जो है कितनी बार मन चाहे जितनी बार बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में मात्र से मात्र 3 बार ही बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 58वां में क्या है, तो योग्यता है। 58 अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता है। 59 में क्या है, सेवा एवं शर्तें हैं। और 60 में क्या है, तो याद रखनी है 60 में आपका शपथ हो जाएगा। और अनुच्छेद 61 में क्या है, तो महाभियोग प्रक्रिया है। तो इतना आर्टिकल आपको कम से कम राष्ट्रपति से रिलेटेड रहने चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में लेबर पार्टी को कितने वर्षों बाद सत्ता में वापसी हुई है? तो बोल सकते हैं 14 वर्षों में। कितने वर्षों में, 14 वर्षों में सत्ता में वापसी मिली है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बात करेंगे लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ने जो है इस बार ब्रिटेन में जो है किसका शासक बनाया है, लेबर पार्टी का। और लेबर पार्टी का यहाँ पर से आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाता है, नेता पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, स्टारमर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्टारमर हो जाएगा। और इसने किसको हराया है, तो याद रखनी है इसने जो हराया है, ये चीज पूछ सकता है कि किसको, कंजर्वेटिव पार्टी को हराया। क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी को हराया है। कंजर्वेटिव पार्टी को हटाया है। और कंजर्वेटिव पार्टी से नेता कौन थे, तो ऋषि सुनक थे, जो कि भारतीय मूल के थे, तो आपको पता होगा ऋषि सुनक को हराया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ से एक सवाल आपको पूछा जाता है, जब भारत आजाद हो रहा था, क्या बोलेंगे, जब भारत आजाद हो रहा था उस समय जो है ब्रिटेन में किसका सरकार था, तो इस समय भी याद रखिएगा लेबर पार्टी का ही सरकार था। क्या बोलेंगे, लेबर पार्टी का सरकार था। और लेबर पार्टी में उस समय कौन था, तो याद रखनी है क्लीमेंट एटली था। क्या बोलेंगे, क्लीमेंट एटली की सरकार थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा किस वर्ष बजट भाषण के दौरान की गई? स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा 2023 और 24 का बजट में इसको पारित किया गया। तो ये चीज ध्यान देनी है। क्या चीज ध्यान देनी है, तो 2023 और 24 के बजट में पारित किया। यहाँ पर बात करेंगे बजट। क्या बात करेंगे, बजट। बजट की चर्चा जो है आपको पता है कि भारतीय संविधान में नहीं है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। क्या बोलेंगे, वार्षिक वित्तीय
विवरण की चर्चा की गई है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है और ये किस आर्टिकल में किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा 112 आर्टिकल में किया गया है। अच्छा, आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारत में जो है सबसे पहले बजट किसने पारित किया था, तो ये याद रखनी है, जेम्स विल्सन ने। क्या बोलेंगे, जेम्स विल्सन ने पारित किया था। और ये कब किया था, तो 1860 में किया था। कब किया था, 1860 में। 1860 में। यहाँ से 3 प्रश्न आपको पूछा जाता है। एक तो सबसे प्रथम किसने पारित किया था, एक पूछा जाएगा कि गणतंत्र, जब भारत जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं गणतंत्र में कौन सा बजट पारित किया था, किसने किया था, तो वो याद रखिएगा कौन किया था, जॉन मथाई किया था। गणतंत्र के बाद कौन किया था, तो जॉन मथाई किया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपको एक सवाल ये पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के बाद जो बजट पारित किया था वो किसने किया था, तो याद रखनी है, सनमुखम शेट्टी ने किया था। क्या बोलेंगे, सनमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। तो ये चीज एकदम आपको 3 सवाल यहाँ पर से आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है तथा मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत का रैंक क्या है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए मानव विकास सूचकांक की बात करिएगा तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी करता है। क्या बोलेंगे, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था, तो 1965 में इसका गठन किया गया था। इसका यहाँ पर से आपको हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक की बात करेगा तो इसको जो जारी करता है ये भारत में क्या कितना इसका मतलब बोल सकते हैं रैंक है अपना, तो 134वां रैंक है। कितना है, 134वां रैंक है। और एचडीआई को जो जारी करता है यूएनडीपी द्वारा 3 तरीके से करता है। एक हो जाएगा आपका शिक्षा, याद रखिएगा, और एक हो जाएगा आपका जीवन प्रत्याशा। क्या बोलेंगे, जीवन प्रत्याशा से करता है। और एक बात करेगा तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार से ये जारी करता है। तो ये 3 तरीके से जो है 3 चीज को देखकर ये मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कितना है, 105वां है। कौन हो जाएगा, 105वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन कौन है। सतत विकास की बात करेगा तो यानी एसडीआई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब कि बोल सकते हैं सतत विकास रिपोर्ट शीर्ष देश कौन कौन हो जाएगा। तो इसमें शीर्ष देश सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला आपका है, इसमें याद रखिएगा सबसे पहला आ जाएगा आपका फिनलैंड। क्या आ जाएगा, फिनलैंड आ जाएगा। वहीं दूसरे नंबर की बात करेगा तो दूसरा नाम में आ जाएगा स्वीडन। क्या आ जाएगा, स्वीडन। और वहीं तीसरे की बात करेगा तो तीसरा आपका आ जाएगा डेनमार्क। ये जो है याद रखिएगा शीर्ष स्थान पर आने वाला देश है और सतत विकास रिपोर्ट में। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि भारत का रैंक क्या है, ये भी चीज ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछा जाएगा। भारत की रैंक की बात करिएगा तो लगभग 71 है। क्या है, 71 है। तो इसको एक बार देख लेनी है। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जो भी बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, एक बार बता देना चाहते हैं कि आप लोगों का तैयारी के लिए हम बहुत जोरदार प्रोग्राम ला रहे हैं। वो कल से आपका टोटल चीज क्वेश्चन एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग जितने भी तैयारी करने वाले बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के छात्र हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो आपका होमवर्क सीरीज चलता है इसको एक बार आपको जरूर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यागी टाइफून एक प्रकार का चक्रवात का नामकरण किसने किया था। तो यागी टाइफून जो है कि किसने किया था, तो याद रखनी है जापान ने। किसने किया था, जापान ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए जो याद रखिएगा भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सद्भाव ऑपरेशन से। क्या बोलेंगे, सद्भाव ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज को याद रखनी है। यहाँ से ज्यादा सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा 110वां रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का क्या रैंक हो जाएगा, 110वां रैंक हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना है, 176 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और शांति सूचकांक में कितना हो जाएगा, 116, ये यहाँ चल जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक अभी तुरंत हमने बताया 105। और वैश्विक खुशहाली सूचकांक कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे की सवाल को देखिएगा। ये देखिए रिवीजन पार्ट है, जो आपका पहले हो गया था उसका रिवीजन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई थी। तो आपको पता है कि घोषणा किया गया था कब, 16 मार्च से। कब किया गया था, 16 मार्च से घोषणा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च। 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित किए गए थे, तो आपको पता है कि 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। 19 अप्रैल से, ठीक है, 19 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कब तक चला था, 1 जून तक चला था। कब तक चला था, 1 जून। काउंटिंग कब हुआ था, तो 9 जून को हुआ था। सॉरी 4 जून या 9 जून को हुआ था। इसको एक बार देख लेनी है आपको। ठीक है, 18वीं लोकसभा
चुनाव में अंडमान की किस जनजाति ने भाग लिया था? तो आपको पता है सोम्पेन जनजाति ने। क्या बोलेंगे? सेम्पेन जनजाति ने भाग लिया था। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या बोलेंगे? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पहले हमने आपको करवा देखा था 30 में, उसका रिवीजन हम डेली डाल देता है, तो इसको हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आगे की सवाल देखिएगा, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध घोषित कर दिया था? तो याद रखिएगा सूरत। क्या बोलेंगे? सूरत। सूरत का एक सीट था, याद रखनी है। और वहां से कौन जीता था? मुकेश दलाल। क्या बोलेंगे? मुकेश दलाल जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक वोट मिला? तो ये आपका हो जाएगा इंदौर में मिला। कहां पर मिला? इंदौर में मिला। 18वीं लोकसभा में किस गठबंधन ने सर्वाधिक सीटों पर सरकार बनाई? एनडीए ने। किसने? एनडीए ने। लगभग बोल सकते हैं 293 सीटों पर जो है इसने अपना सरकार बनाया। लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए परिसीमन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद की बात करेगा परिसीमन का, तो ये हो जाएगा 82। क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। ये सब बात को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई थी? देखिए नियमित जनगणना की बात करेगा तो ये हो जाएगा 1881। हम बार बार बताते हैं, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्या बोलेंगे? लॉर्ड रिपन के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं दशकीय जनगणना। क्या बोलेंगे? दशकीय जनगणना के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं बात करेगा भारत में सबसे पहले जनगणना किसने स्टार्ट किया था? जनगणना की बात करेगा, भारत में सबसे पहले जनगणना किसके द्वारा किया गया था? तो 1872 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्या बोलेंगे? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। अभी जो चल रहा है वो जनगणना कौन सा चल रहा है भारत में? 2011 की जनगणना चल रहा है, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत करते हैं? धन विधेयक जैसे भी आया तो याद रखिएगा लोकसभा में। कहां पर जाएगा? लोकसभा में जाएगा। धन विधेयक याद रखिएगा, इसको जो है राज्यसभा को कोई भी मतलब बोल सकते हैं अनुमति नहीं है। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ इसको 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं। क्या बोलेंगे? 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं। अगर ये पारित किया तब फिर भी ठीक है, नहीं तो 14 दिन बाद इसको पारित किया हुआ माना जाएगा। धन विधेयक की बात करेगा, यहाँ पर बात आता है धन विधेयक। किसकी बात आता है? धन विधेयक की बात आता है। धन विधेयक की बात करेगा तो इसकी चर्चा संविधान के 109 में है और 110 में है। परिभाषा की बात करेगा तो परिभाषा याद रखिएगा कितना में है? 110 में। और प्रावधान धन विधेयक को लेकर क्या क्या प्रावधान है वो आर्टिकल 109 में वर्णन किया गया है। धन विधेयक की बात करेगा तो इसमें जो है बोल सकते हैं संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। क्या बोलेंगे? संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मृत सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो मृत सागर की बात करेगा तो मृत सागर को बात करेगा तो ये जो है ईरान और बोल सकते हैं ईरान हो जाएगा और जॉर्डन के बीच सीमा पर है। किसके बीच है? ईरान और जॉर्डन के सीमा पर बीच है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मृत सागर को याद रखिएगा सबसे लंबा बोल सकते हैं लवणीय सागर के नाम से जानते हैं। किस सागर के नाम से जानते हैं? लवणीय सागर के नाम से जानते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं पूछेगा कि विश्व का सबसे अधिक लवणीय सागर कौन हो जाएगा? लवणीय झील अगर पूछेगा वो हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्या बोलेंगे? कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों में अंतर है, झील और सागर में अंतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अफ्रीका में गिनी के तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हरमट्टन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरमट्टन के नाम से जानते हैं, तो ये चीज को एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कब और किस राज्य में किया गया? तो सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन की जब भी बात करेगा ये किस राज्य में किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। और ये कब किया गया था? 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। और इसी के बाद जो है याद रखिएगा 2012 के बाद जो है सॉरी 2013 में एक विधेयक आता है, उसको पारित करने के बाद एक लोकपाल विधेयक आता है। और भारत का पूछा जाएगा कि सबसे पहला लोकपाल कौन बना था? तो याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष। क्या बोलेंगे? पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना है? तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन। क्या बोलेंगे? खिलाफत आंदोलन को माना है। क्या बोलेंगे? खिलाफत आंदोलन को माना है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन की बात करेगा तो इसका जो है मूल उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा तुर्की की खिलेफा का बोल सकते हैं तुर्की का एक खलीफा पद था, उसको जो है अंग्रेजों द्वारा जो है परित्याग किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता ये कब किया गया था? खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? बोल सकते हैं अली बंधु के द्वारा। अली बंधु में दो भाई आते हैं, एक शौकत अली और एक मोहम्मद अली। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है।
चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 25 से लेकर 28 तक वर्णित है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 हो जाएगा। ये सब एक प्रकार का बोल सकते हैं मूल अधिकार है। क्या बोलेंगे? मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। मूल अधिकार की बात करेगा संविधान के भाग 3 में वर्णन है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन में किए गए हैं। बात करेगा यहाँ पर अनुच्छेद 12 में क्या है तो याद रखनी है मूल अधिकार की राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है? अल्पीकरण। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है तो याद रखिएगा धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में क्या है? अश्रिपता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20 में क्या है? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में क्या है? बलात्सर्म एवं बेगारी प्रथा। 24 में क्या है? 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में क्या हो जाएगा? धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धार्मिक प्रावधान। 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के लिए अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर टैक्स आपको नहीं लगाना है। 28 में क्या है? तो याद रखिएगा 28 में दिया गया है कोई भी विद्यालय अगर सरकारी रुपये से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया। और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार है। तो इसको एक बार यहाँ पर के आपको देख ली है, ठीक है। ये एक से लेके जो है आपको मौलिक अधिकार हो गया और डीपीएसपी हो गया और राष्ट्रपति, ये सब आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बार बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। चलिए, असफलताओं का बदशाह किस शासक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, क्योंकि इसने जितने भी काम किए तो याद रखिएगा सभी काम का जो है उल्टा प्रभाव पड़ा। क्या बोलेंगे? उल्टा प्रभाव पड़ा। एक भी काम में ये सफल नहीं हुए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब इसने जो है याद रखिएगा 50% बोल सकते हैं कर जब स्टार्ट किया, टैक्स स्टार्ट किया, तो उस समय जो है याद रखिएगा जिस क्षेत्र में लगाया वहां पर बाढ़ की उत्पन्न स्थिति हो, सुखाड़ की उत्पन्न स्थिति हो गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने जो है दिल्ली से जो है राजधानी परिवर्तित कर दिया। क्या बोल दिया? राजधानी कहाँ पर बनाया? याद रखिएगा देवगिरी। देवगिरी या दौलताबाद जो भी बोल सकते हैं, देवगिरी। फिर जो है वहां से ट्रांसफर करके दिल्ली लाया, ठीक है। ये सब चीज किया। और इसने जो है एक कृषि के लिए जो ये कर स्टार्ट किया था, इसके लिए जो है इसने क्या चलाया? दीवान एक को ही चलाया। क्या बोलेंगे? दीवान एक को ही चलाया। और सबसे बड़ी इनकी मूर्खता की बात करेगा तो इन्होंने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। क्या बोलेंगे? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो कि इसके शासन में सभी लोग जो है अपना घर में ही सांकेतिक मुद्रा बना लेते थे, उस पे जितना मन था उतना रुपया वो चित्रित कर देते थे। तो ये सब जो है इनकी सफलताओं का रास्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेगा तो ये हो जाएगा थायराइड। क्या बोलेंगे? थायराइड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। थायराइड गली कहाँ पर पाया जाता है? ग्रंथि गला में पाया जाता है। कहाँ पर? गला में। वहीं पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा, तो वो बड़ी की सिर्फ बात करेगा तो वो हो जाएगा यकृत। कौन बोलेंगे? लीवर हो जाएंगे। और वहीं सबसे अगर छोटी की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग प्यूटविटरी ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2006 में प्लूटो को उसकी पद स्थिति से पदनामित किया। इस पर आधारित बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? चेक गणराज्य में किया गया था। कहां पर? चेक गणराज्य एक देश है, वहीं पर किया गया था। तो ये चीज को ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंधु सभ्यता का पुरातन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो रंगपुर की खोज की बात करेगा तो रंगपुर का खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रंगपुर की खोज की बात करेगा तो रॉ से रंगपुर, रॉ से रंगनाथ। क्या बोलेंगे? रघुनाथ रघुनाथ ने किया था। रघुनाथ राव इनका पूरा नाम था। रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। और ये रंगपुर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आपका पूछा है। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पूछा जाएगा कि आपको धान की भूसी की प्राप्ति कहाँ से मिली थी, ये पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ये गुजरात के रंगपुर से मिली थी। आगे की सवाल को देखेंगे। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह किसी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। यह न्यूटन, देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया बल बोल दिया और न्यूटन का प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया के विपरीत किस में बोला गया है? तो न्यूटन का तृतीय गति नियम में। किसमें बोला गया है? तृतीय गति नियम में। वहीं न्यूटन की फर्स्ट लॉ की बात करेगा तो इसमें क्या बोला गया है? तो याद रखिएगा बल की परिभाषा। क्या बोलेंगे? बल की परिभाषा। बल की परिभाषा बताया है। और दूसरा में बात करेगा तो इसमें जो है बल का फॉर्मूला F बराबर ma बताया है। और तीसरा में क्या बोला गया है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। न्यूटन के किस नियम में बल का व्यंजक, व्यंजक मतलब फॉर्मूला, तो याद रखिएगा ये किस नियम में हो जाएगा? द्वितीय नियम में हो जाएगा। अच्छा, आपका बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा न्यूटन के जो है गति नियम, जो न्यूटन ने जो गति नियम दिए थे, ये सबसे प्रथम किस बुक में प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो याद रखिएगा प्रिंसिपिया। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपिया बुक में प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन स्थल धौलावीरा किस द्वीप पर अवस्थित है? धौलावीरा याद रखिएगा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा? धौलावीरा। इसको जो है यूनेस्को में 40वां यूनेस्को धरोहर में इसको शामिल किया गया था। और बोल सकते हैं ये पूछा गया है कि गुजरात के किस द्वीप पर स्थित है, तो ये चीज पूछा गया। तो याद रखिएगा खादीर द्वीप पर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? खादीर द्वीप पर स्थित हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष। देखिए चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है कुंडलवन में। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है, और इसका बात करेगा ये किस शासक के समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? कनिष्क उस समय शासक थे। और बोल सकते हैं इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा आपको, अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? तो विश्वामित्र हो जाएगा। कौन बोलेंगे? विश्वामित्र हो जाएगा। और यहाँ पर आपको उपाध्यक्ष अगर पूछा गया, किसका पूछा गया? उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष की बात करेगा तो उपाध्यक्ष इसमें कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। और अश्वघोष की एक रचना है, याद रखिएगा, बुद्ध चरितम। क्या बोलेंगे? बुद्ध चरितम। और बुद्ध चरितम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बुद्धों के रामायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्बिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो बुल्बिया का पठार की बात करेगा किस महाद्वीप में? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। आगे की सवाल को देखेंगे, भूमंडलीय उष्मीकरण में सर्वाधिक विशिष्ट योगदान किस गैस का? यानी कि ये पूछा गया है, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करेगा तो इसमें जो है सबसे अधिक गैस अगर पूछा जाएगा तो वो CO2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ओजोन में अगर आपको पूछेगा तो ओजोन में याद रखिएगा CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, पंचायती राज के मूल और प्रशासनिक ढांचा संबंधित विचार किस समिति? देखिए मूल संबंधित प्रशासनिक ढांचा जो दिया था वो किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। और अशोक मेहता समिति कब आता है? 1977 में आता है। कब आता है? 1977। और इसने क्या दिया था? याद रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया था। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया था। इन्होंने बोला था कि पंचायत राज को जितने भी भागों में, अधिक भागों में बांटिएगा, करप्शन उतना ज्यादा होगा। इसीलिए जो है इन्होंने पंचायती राज को द्विस्तरीय में दिया था। यही पंचायती राज व्यवस्था के लिए सबसे पहला जो समिति दायर हुआ था वो कौन था? याद रखनी है, बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता समिति। जितने भी बात हमने आपको बताते हैं वो सभी बात जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे गए हैं। इसीलिए ज्यादातर दिमाग दीजिए और शांति भाव से बातों को समझिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। आगे की सवाल देखेंगे, किसने ठगी उन्मूलन संबंधी सुधार किए थे? ये जो है अगर यहाँ पर गवर्नर के बारे में पूछा जाएगा तो गवर्नर तो हो जाएंगे उस समय कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन बोलेंगे? विलियम बेंटिक हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर से अगर व्यक्तित्व का नाम पूछेगा पर्सनल तो वो हो जाएगा स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन ने, याद रखेगा, ये जो है ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो ग्रंथि की बात कर दिया है विशाल, तो ये हो जाएगा यकृत। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। तो इसको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश में कौन कौन से दो अनुसूचियां प्रभावित होगी? देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद, ये भाग 1 का क्वेश्चन है, भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक का प्रावधान किया गया है। इसमें पहला में बोला गया भारत एवं संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन है। उसके बाद दूसरा में बात करेगा, इसमें बोला गया कि भारत में कोई भी क्षेत्र सीमा में जो है शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए सिक्किम। क्या बोल सकते हैं? सिक्किम। जिस तरह की बोल सकते हैं अभी पाकिस्तान का लाहौर को कब्जा करना है, मतलब कि कराची को कब्जा करना है, तो वो जो अनुच्छेद 2 के द्वारा जो है कब्जा करा जाएगा। और 3 के द्वारा, अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया? सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। जो आपने सीमा क्षेत्र यानी बिहार से जो है बोल सकते हैं आपका झारखंड अलग हुआ, उसमें सीमा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। तो वहीं पर जब अनुसूची 1 को पढ़िएगा तो अनुसूची 1 में क्या बोला गया है? संघ और राज्य का नाम बोला गया, संघ और राज्य क्षेत्र का नाम। तो नाम में परिवर्तन हो गया। पहले जो पूरा बिहार था, याद रखिएगा, पूरे बिहार था, बिहार का जो अलग करके नाम किया गया तो उसका झारखंड नाम कर दिया। तो नाम में परिवर्तन हुआ। और अनुसूची 4 को जब पढ़िएगा तो इसमें बोला गया राज्यसभा के सीटों का विवरण, राज्यसभा के बोल सकते हैं सीटों का विवरण। मान के चलिए कि अगर बिहार से झारखंड अलग हुआ तो दोनों जगह राज्यसभा का सीट अलग अलग हो गया। तो याद रखिएगा अनुसूची 1 और 4 जो है प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आगे की सवाल को देखेंगे, किस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या बोलेंगे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर समझौता की बात कर रहा है तो समझौता हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। क्या बोलेंगे? गांधी इरविन समझौता। अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों बात आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आपके एग्जाम में है वो सही हो जाएगा। आगे की सवाल देखेंगे, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़े की
कौन सी रक्त वाहिका पहुंचाती है? देखिए जब भी बात करेगा तो यहाँ पर से मान के चलिए शरीर से अगर आपका फेफड़ा में जा रहा है यानी कि हृदय में जा रहा है, शरीर से अगर हृदय में रक्त जा रहा है और एक आपका जो है हृदय से कहाँ पर जाएगा, शरीर में रक्त जाएगा। शरीर से अगर हृदय की ओर जो है रक्त प्रभावित होगा, वो जो है किसके द्वारा होगा, तो याद रखिएगा वो बात करेगा तो ये सिरा के द्वारा होगा। किसके द्वारा? सिरा के द्वारा। और हृदय से अगर शरीर के रक्त की तरफ जो है अगर रक्त प्रभावित होगा तो वो किसके द्वारा होगा? धमनी के द्वारा होगा। किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा। यहाँ तक अगर ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद है तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दायां निलय कहाँ पर होता है, तो आप बोल सकते हैं हृदय में होता है। कहाँ पर होता है? हृदय में होता है। ठीक है। और फेफड़ा, फेफड़ा कहाँ पर होता है? शरीर में होता है। कहाँ पर होता है? शरीर में। तो बोल सकते हैं हृदय से जो है शरीर में जाएगा और हृदय से शरीर में क्या जाता है? शुद्ध रक्त जाता है। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध रक्त पूछा है तो यहाँ धमनी है तो ये हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। याद रखिएगा फुफ्फुस धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात रखिएगा जब यहाँ पर शरीर से हृदय में जाएगा सिरा द्वारा जो है अशुद्ध रक्त जाता है और हृदय से शरीर में जो जाता है ये हमेशा क्या जाता है? शुद्ध रक्त जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो वहीं पर अगर अशुद्ध रक्त की बात होगा तो वो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा और शुद्ध रक्त की बात होगा अगर शरीर से हृदय की तरफ तो वो हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। तो ये दोनों अपवाद होते हैं, इसके द्वारा जो है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मानव कंकाल तंत्र में केल्विकल कॉलर बोन की संख्या कितनी होती है? ये चीज पूछा गया। तो कॉलर बोन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉलर बोन की संख्या की बात करेगा तो ये लगभग हड्डी की बात कर रहा है तो यहाँ पर से 206 हड्डी तो टोटल हो ही जाता है। यहाँ पर से इसको एक बार देख लीजिएगा इसमें क्या है। इसमें दो तरह के हड्डी होते हैं, एक आपका 80 होता है जिसको हम लोग अक्षीय हड्डी बोलते हैं और एक 126 होता है जिसको हम लोग उपांगी हड्डी के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो चिकन पॉक्स तो है जिसको हम लोग चेचक के नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स भी है। प्लेग दोस्तों आपको किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। क्या बोलेंगे? जीवाणु जनित रोग है। पेचिस जो है आपका याद रखिएगा ये जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो बोल सकते हैं ये जो आपका होता है बोल सकते हैं कालाजार रोग के द्वारा होता है। ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे तपेदिक, ये प्रोटोजोआ बीमारी है। क्या बोलेंगे? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। और तपेदिक भी आपका क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। यहाँ पर बोल रहा है कि विषाणु जनित नहीं है तो यही तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही तीनों जो है विषाणु जनित नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का अनुमूलन या निर्माण का बात करता है? तो विधान परिषद की बात कर रहा है, अनुमूलन हो जाएगा 169 में। क्या बोलेंगे? 169 में। और इसकी अगर संरचना की बात करेगा कि इसकी संरचना कैसी होती है तो याद रखिएगा ये जो है संविधान के 171 आर्टिकल में की गई है। ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधान परिषद के सभा के सदस्यों का संख्या का कितना होता है? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुसदनीय विधानमंडल है? यानी विधान परिषद की बात कर रहा है। तो विधान परिषद के लिए हमने आपको बताया था कुंभ जाट। क्या बोलेंगे? कुंभ एट। ठीक है। कुंभ एट बताए थे या नहीं तो एक याद रखिएगा तू भी मजा कर। तो के से हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। एम से हो जाएगा याद रखनी है महाराष्ट्र। बी से हो जाएगा बिहार। ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। टी से हो जाएगा तेलंगाना। तो ये सभी में तो है ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने आपको बता दिया, यहाँ पर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा राज्य की विधान परिषद को भंग करने का अधिकार किसे है? देखिए विधान परिषद की बात करेगा तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं अस्थाई सदन होता है। क्या बोलेंगे? अस्थाई सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जाता है। ठीक है। भंग नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन तथा किस अनुच्छेद के तहत करता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो अगर किस में निहित होगी तो याद रखिएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति अगर व्यक्तित्व रूप से बात करेगा, एक व्यक्तिगत रूप से बात करेगा तो वो किस में हो जाएगा? राज्यपाल में निहित हो जाएगा। किस में हो जाएगा? राज्यपाल में निहित होगा। और इसकी चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? 162 आर्टिकल में की गई है। किसमें की गई है? 162 आर्टिकल में की गई है। आगे की बात करेंगे। राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ये चीज पूछा गया। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? यह चीज पूछा गया। तो ये 196 आर्टिकल में वर्णन है। किसमें? 196 आर्टिकल में वर्णन किया गया है। क्यों नहीं है संयुक्त अधिवेशन का? ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा भारत में जो अगर 28 राज्य है तो 28 राज्य के 28 राज्य में आपका विधानसभा तो है, विधानसभा है, लेकिन आप बोलिएगा विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद नहीं है। संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाया जाता है तो विधान परिषद और विधानसभा बुलाती है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा को किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून। तो समवर्ती सूची सूची की बात करेगा तो ये 7वीं अनुसूची हो जाएगा। आगे की सवाल देखेंगे, यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो 6 माह के भीतर उसको चुनाव कराइए। क्या बोलेंगे, 6 माह के भीतर चुनाव कराइए, वो अब सदस्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, राज्य विधानमंडल की संरचना में एक सदनीय विधान में कौन कौन शामिल है। एक सदनीय की बात करेगा तो इसमें हो जाएगा आपका विधानसभा। क्या बोलेंगे, विधानसभा हो जाएगा। और एक बात करेगा तो हो जाएगा राज्यपाल। क्या बोलेंगे, राज्यपाल हो जाएगा। यहीं पर अगर द्विसदनीय की बात कर देगा, द्विसदनीय की बात कर देगा तो इसमें एक जुट जाएगा आपका विधान परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो संविधान 140 का आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्तित्व की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। यह संविधान के किस संशोधन में संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956। बोला गया कि याद रखिएगा, अगर मान के सकते यूपी और बिहार का एक राज्यपाल नियुक्त करना है तो वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आगे की सवाल देखेंगे, विधानसभा के सदस्यों विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है। तो ये सिक्किम की हो जाएगी। कहाँ का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सिक्किम में महज बोल सकते हैं 32 सीट ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो याद रखनी है साधारण बहुमत द्वारा। क्या बोलेंगे, साधारण बहुमत प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक प्रति पूछेगा तो ये हो जाएगा विधानसभा द्वारा। किसके द्वारा, विधानसभा प्रति उत्तरदायी होता है। जिस तरह की केंद्र संघ जो है किसके प्रति बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद किसके प्रति होता है, तो वो जो है लोकसभा के प्रति। उसी तरह राज्य में जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में दल के निर्वाचित सदस्यों के लिए दल बदल किस अधिनियम द्वारा। दल विधान के अधिनियम बात करेगा तो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसका सूची को, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितना आरक्षण की बात की गई है। तो आपको पता है 33%। क्या बोलेंगे, 33% की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर किया। तो 1916 में किया था, तो याद रखनी है। और 1917 भी इसका आंसर ले सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन 1916 हो जाएगा, बीओचयू के उद्घाटन में बनारस में लिया गया था, लखनऊ में। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी का बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये कई बार बताएं, अहमदाबाद मीट कब हुआ था। याद रखनी है, मार्च 1918 में। कब हुआ था, मार्च 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। रॉलेक्ट कब हुआ था, 1919 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, अगस्त 1918 में। कब हुआ था, अगस्त 1918 में। ये देख लीजिए कौन होगा। तो याद रखनी है 1 2 और 4 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है। तो ये हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन हो जाएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुमेलित कीजिए, महात्मा गांधी का नोआखली दौरा कब हुआ था। तो ये 1946 में किया गया था। तो यहाँ पर से 1939 में किया गया था या 1946 में। तो ये जो है 1946 में किया गया था। तो ये 3 हो जाएगा। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्याग कब दिया गया था, तो 1939 में दिया गया था। तो ये 2 ही हो जाएगा। बारदोली किसान सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। तो ये हो जाएगा 1। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। 3 2 1 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अधिवेशन अधिनियम के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया। ये चीज किस अधिनियम में, तो याद रखनी है 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या बोलेंगे, बहादुर शाह जफर को किया गया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। आगे की सवाल को देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया। ये हो जाएगा 1892 का अधिनियम। क्या हो जाएगा, 1892 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया था। बंगाल के विभाजन में प्रारंभिक
भी क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है एमएन राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमएन राय लगभग हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एमएन राय नहीं होगा, यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा, बोल सकते हैं एसएन बनर्जी हो जाएगा। क्या बोलेंगे, एसएन बनर्जी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बंगाल विभाजन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1905 में हुआ था, 19-20 जुलाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण की घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में घोषणा किया, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हो जाएगा 1906 का अधिवेशन, और 1906 का अधिवेशन याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम क्या हो जाएगा, तो ये अभिकेंद्र बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया गया था कुल कितने परीक्षण किए गए, तो 2 परीक्षण किए गए थे, एक किया गया था 13 मई को और एक किया गया था 16 मई को। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर किया गया था, तो याद रखनी है ये। और पहला की बात करेगा तो पहला कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। कब किया गया था, 1972 में। इसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब, याद रखिएगा, ये असफल परीक्षण रहा था। क्या बोलेंगे, असफल परीक्षण रहा था। और ये कहाँ पर किया गया था, पोखरन का जैसलमेर। क्या बोलेंगे, पोखरन के जैसलमेर में किया गया था। ये कहाँ पर पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, याद रखनी है, परमाणु हमले से प्रभावित नागासाकी शहर जापान के किस द्वीप पर अवस्थित है, तो ये जो है याद रखिएगा, अगर द्वीप पूछेगा तो ये हो जाएगा क्यूशू द्वीप। क्या बोलेंगे, क्यूशू द्वीप पर स्थित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बिल एनडीआरएफ की गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो एनडीआरएफ की गठन की बात करेगा तो ये 2005 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल की बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होगा, ये अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में होता है। आगे की सवाल देखेंगे, चॉर्नोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है, ये बोल सकते हैं एक प्रकार का परमाणु आपदा है। क्या बोलेंगे, परमाणु आपदा है। और ये चेरनोबिल घटना कहां पर हुआ था, तो बोल सकते हैं ये कहां पर, किस देश में, यूक्रेन में हुआ था। कहां पर हुआ था, यूक्रेन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई थी तथा भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया था, ये तो स्टार्ट हुआ था 2016 तक, 16 में, लेकिन ये कब तक रहेगा, 30 तक जो है खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे की सवाल देखेंगे, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में कौन सा एक नोडल मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय की बात करेगा तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय। कौन हो जाएगा, आपदा ये का हो जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों को और संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए किस पुरस्कार की स्थापना किया था, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार। क्या बोलेंगे, सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार को सम्मानित करने के लिए ये चीज लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है, तो न्यूनीकरण प्रतिक्रिया ये संसाधन नहीं होगा। जब आपका आपातकाल आ जाएगा तब आप संसाधन की तरफ अक्सर नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर से संसाधन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा कब की गई थी। देखिए, सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था उसका कब गठन किया गया था, 1991 में। कब किया गया था, 1991 में गठन किया गया था। लेकिन याद रखिएगा 2021 से जो है क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम बना दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करता पहले पुरुष पहली महिला, पहला पुरुष पूछेगा तो वो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। और ये किस खिलाड़ी से संबंधित थे, चेस के खिलाड़ी थे। ठीक है, और महिला की बात करेगा तो ये हो जाएगा गीता शेट्टी। क्या बोलेंगे, गीता शेट्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करता पहला महिला क्रिकेटर कौन हो जाएगा, तो पहले मिताली राज। क्या हो जाएगा, मिताली राज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान कौन सा है, तो ये हो जाएगा ध्यानचंद्र पुरस्कार। क्या बोलेंगे, ध्यानचंद्र पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद अलग है और याद रखिएगा सिर्फ ध्यानचंद्र अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सन 2024 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, 4 व्यक्तियों को, और इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है, और कल का जो होमवर्क है ये तो आज हमको शाम को ही करवा देंगे, ये जो है आज शाम को आपका डिफिनिट हो जाएगा। इसमें जितने भी दिए गए हैं ये सभी आपको हम करवा देंगे, ये आपका होमवर्क है। कल तक में आपका टोटल रिविजन हो जाएगा, उसके बाद जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से चलेगा। और ये डेली वीडियो अब आपका जो है कब आएगा, 8 PM में आने वाला है। कब आने वाला है, 8 PM में आने वाला है। और
जो सुबह जो है अब आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट दे दिया है, थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सुबह जो है बिहार पुलिस का भी हम टोटल प्रीवियस ईयर कल से आपको करवा देंगे, चाहे 7 अगस्त का एग्ज़ाम हो, 11 हो, 18 हो, 25 हो, 28 हो, 31 हो, जो भी हो, टोटल करवा देंगे। प्रीवियस ईयर भी करवा देंगे, इसके बाद टोटल क्लास चलता रहेगा। तो जो भी नहीं जुड़े हैं चैनल से, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, आपको टोटल जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।